मोदी फैक्टर तो है ही हर जगह, हावी है। विपक्ष कमज़ोर है। भाजपा जो है वो आधी कांग्रेस हो चुकी है। ठीक है, धर्मशाला के 6 एमएलए जाने से मेरे को तो नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात हुई है। आपको मुख्यमंत्री बनाया गया तो खजाना खाली के लिए नहीं बनाया गया है। आपने कैसे फाइनेंसिस का अरेंज करना है आप खुद अरेंज करेंगे। ठीक है, कहाँ से लाएंगे? तो लोगों से इनका मोह भंग हो गया है किसी भी पार्टी से, लेकिन लोगों ने वोट डालने हैं ना। साड़ा पंचायत पंच खरा तीदा जेड़ा है ना सह कम हो जाते कने तुहाड़े नहीं होगा। ठीक है, तुमने अपने पल्ले से क्या दिया हिमाचल सरकार ने हैं, और आप चुनाव का चक्कर डाल रही है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे। नमस्कार, द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। टीएनआर के इस पॉलिटिकल अड्डे में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम कोतवाली के भगत सिंह चौक में मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ दो लोग भी यहाँ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और आगामी चुनावों में क्या कुछ रहने वाला है, कैसे लोगों की मानसिकता है रहने वाली है, इन चीज़ों पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा राजेंद्र। आप यहाँ के लोकल हैं। जो नेता होते हैं जिनको हम चुन के विधानसभा भेजते हैं, ये अपनी पार्टियाँ बदल लेते हैं और सरकार गिराने के भी प्रयास होते हैं और सरकार पे आरोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं धर्मशाला की बात करूं तो यहाँ के जो पूर्व विधायक थे वो रोज़ाना वीडियो जारी करके आरोप लगा रहे हैं, क्रिमिनल कंप्लेन भी उन्होंने दायर करी है एक। तो इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अपने मतलब नेता को ऐसे ही सजेस्ट करें, मतलब सेलेक्ट करेंगे और इस बार फिर से जिताएंगे उन्हें? देखिए, मैं इस मामले में आपसे सिंपल सी एक बात बोलना चाहता हूँ कि एक हमारी धर्मशाला कंस्टिट्यूंसी का सबसे बड़ा एक मुद्दा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि इन दोनों पार्टियों के कैंडिडेट यहाँ से जीत के आए। पहले भाजपा भी थी, कांग्रेस भी थी, लेकिन इन दोनों से कभी भी 30 करोड़ रुपए का एक जो है वो बजट नहीं दिया गया, जिस कारण हमारी धर्मशाला से यूनिवर्सिटी इस टाइम मेरे आइडिया से तो फिलहाल जा चुकी है। अब ये मुद्दे सुधीर शर्मा जी भी उठाते हैं। वो बोलते हैं जी हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। जब हम सरकार में जाते हैं, हम चीफ मिनिस्टर को कुछ बोलते हैं, हमारा ये काम है, हमारी कंस्टिट्यूंसी का ये काम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम है, तो वो हमें बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। हो सकता है कि कहीं किसी कारणवश इन लोगों ने इस कारण भी पार्टी छोड़ी हो कि इनकी नहीं सुनवाई होती हो। अब आके कंस्टिट्यूंसी में भी तो इनको जवाब देना पड़ता है। बाकी दल बदलने की बात है तो मेरे आइडिया से तो इस टाइम भाजपा जो है वो आधी कांग्रेस हो चुकी है। ठीक है, धर्मशाला के 6 एमएलए जाने से मेरे को तो नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात हुई है। ऑल ओवर इंडिया में ये हो ही रहा है कि कांग्रेस तो आधी जो है वो पूरी भाजपा में जा चुकी है। इस टाइम भाजपा जो है वो आधी कांग्रेस है। सबसे पहले सर क्या नाम है आपका? का बताना या विधानसभा? जी, मैं आपसे दोनों ही बारे में बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है? मेरा रविंद्र कुमार। अंकल, अगर मैं आपसे जानूं कि आप धर्मशाला के मूलभूत निवासी, यहाँ पे भी उपचुनाव होना है अभी, ये जो नेताओं ने पलटी मारी है, इस चीज़ से क्या नेताओं को चुनावों में इम्पैक्ट करेगा और क्या जो यहाँ के लोग हैं वो फिर से उन्हीं नेताओं को जिता देंगे? रिजेंटमेंट तो पार्टी में होगी है, जिनको मतलब बीजेपी में गए हैं, जो पुराने वर्कर हैं, जिनको कई सालों से लगे हैं और नए आदमी आते हैं कांग्रेस के आगे जैसे, तो रिजेंटमेंट तो होगी। बाकी मोदी फैक्टर तो है ही हर जगह, हावी है। विपक्ष कमज़ोर है और यह सत्ता है, इसमें ये कांग्रेस की सत्ता है तो सत्ता का थोड़ा सा फ़ायदा तो होगा। अभी तक टिकट का बंटवारा नहीं हो रहा, उन्होंने पहले कितने दिन पहले टिकट दे दी है तो इसका इफेक्ट तो पड़ेगा। अभी तक इनका डिसाइड ही नहीं हुआ, 15-20 दिन हो गए, अब 1.5 महीना इलेक्शन का रह गया, लगभग 1.5 महीने से भी कम रह गया, तो फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन क्या लगता है लोगों के बीच में एक ये भी तो एक्टिव इनकम्पेंसी हो सकती है कि जो पार्टी बदले हैं उनको वो फिर से ना जिताएं? क्योंकि कई लोगों के बीच में गया तो उनका ये भी कहना है कि हमने जिसको जिता के भेजा, अगर वो 5 साल उस तरह नहीं रहता है तो वो क्यों ऐसे बदलाव कर रहा है? सारे इंडिया में ही है, इधर ही कोई धर्मशाला में थोड़ी हुआ है। कई चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने 3-3 टर्म चीफ मिनिस्टर रहे, अशोक चौहान वगैरह 2-2 टर्म रहे, वो चेंज करके महाराष्ट्र में, बिहार में, हर जगह तो नीतीश कुमार को देखो कितनी पलटी मारी है उसने, फिर भी लोग उसको चाहते हैं। 9 बारी उसने शब्द ली है। पहले अंकल जानना चाहूँगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविकांत शर्मा। और अभी का अगर अंकल मैं बात करूं तो ये जो उपचुनाव थोपे गए हैं प्रदेश पे आर्थिकी को देखते हुए, जबकि प्रदेश जो है आर्थिकी संकट में कहीं ना कहीं है, लगातार सरकार भी ये कह रही है, मुख्यमंत्री भी कॉन्फ्रेंसों में कह रहे हैं, तो ये जो चुनाव होंगे आगे, इसमें कहीं ना कहीं जो लोग हैं, लगता नहीं है ऐसा कि कुछ डगमगा जाएंगे? भाई साहब, आप मुझे एक बात बताइए, आपको घर का मुखिया बना दिया जाए और आप सिर्फ यही रोते रहें कि मैं उसके बच्चे का फीस नहीं दे सकता हूँ, इसके कपड़े नहीं दे सकता हूँ। देखिए, आप सबसे पहले मुख्यमंत्री ने आते ही जो डी नोटिफिकेशन कर दिया, अब कहीं स्कूल है, कुछ है, कॉलेज है, तो भाई साहब डी नोटिफिकेशन से क्या फ़ायदा है उसका? ठीक है,
और आपको मुख्यमंत्री बनाया गया तो खजाना खाली के लिए नहीं बनाया गया है। आपने कैसे फाइनेंसिस का अरेंज करना है आप खुद अरेंज करेंगे, ठीक है। कहाँ से लाएंगे हमें नहीं पता, हमने आपको मुख्यमंत्री बना दिया। रही बात छः एमएलए की बोलनी, भाई साहब 6 एमएलए मीन्स समथिंग, आप समझ रहे हैं। एमएलए का मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। वो लाख वोट लेके आया है और ह्यूमिलेट हो रहा है, लाख वोट के बाद ह्यूमिलेट हो रहा है। उसको कार्यकर्ता बोल रहा है बाबूजी आपसे तो बोले बीडीओ वो साड़ा पंचायत पंच खरा तीदा जेड़ा है ना सह कम हो जाते कने तुहाड़े नहीं होगा दे। ये जो प्रदेश के अंदर के नेता हैं जो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आ रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ ना कि वो तो लोगों से इनको मोह भंग हो गया है किसी भी पार्टी से। लेकिन लोगों ने तो वोट डालने हैं ना, इसको डाले उसको डाले, वो तो डालने पड़े। अब लोग देख रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी, बोलने बनेगी ऐसी है। लोगों से तो इनको दुखी हो गया लोग इनसे, पर लोग वोट तो डालेंगे, न डालेंगे तो भी बनेंगे, ना डाले तो भी बनेंगे, तो बनेंगे। लेकिन अब सरकार हिसाब से लागे कि वो भी सरकार बहुमत में नहीं है, वो भी नहीं बन रही है सरकार, किसी को बन रही है। अब लोग देख रहे हैं किसको वोट डालना है, किसी को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। अभी टाइम धर्मशाला में बाई इलेक्शंस की घड़ी आई है, मतलब उपचुनाव होने वाले हैं और अन्य भी 5 जगहों पे होने वाले हैं। इन चुनावों को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है वो जनता के ऊपर थोपे गए हैं, तो मतलब क्या लगता है ये ठीक हुआ या गलत हुआ, कैसे देखते हैं? मतलब आप हिमाचल के चुनावों की बात करते हैं ना, पहली बात है। अभी तो वैसे तो मेरे हिसाब से तो जनता जो वैसे तंग है महंगाई की वजह से हैं, और आप चुनाव का चक्कर डाल रही है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे, हैं अननेसेसरी करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। अच्छा, तो उसमें जनता का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, जनता को कोई बेनिफिट नहीं है। वो अपना घर देख रहे हैं, जो नेता लोग हैं वो अपनी साइड देखते हैं, हमें किस तरफ फ़ायदा है। Make sure to press like and drop a comment.